बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर वो कूलम्ब्स लॉ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर जो है चैप्टर 2 का हम आगाज़ कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस चैप्टर के अंदर जो है जो हम कंटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें जो आज फर्स्ट कंटेंट हम देखेंगे वो है द एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कूलम्ब। इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे वो कैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर और लाइन चार्ज डेंसिटी एज वेल एज शीट ऑफ चार्ज पे कैसे जो है वो वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो इसमें लास्ट में स्ट्रीम लाइंस एंड स्केचेस ऑफ फील्ड ये टॉपिक भी आएगा। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो इसके आगाज़ में ही जो है वो कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो चैप्टर में जो चार्जेस इस्तेमाल हो रहे हैं या जिन पे बात हो रही है वो सब स्टैटिक चार्जेस हैं। किसी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट या किसी पोटेंशियल के अंडर ला के उनको मूव नहीं करवाया जा रहा। ये वो चार्जेस हैं जो स्टैटिक चार्जेस हैं, लिहाजा ये जो भी फोर्स है जो कॉलम्स ने जो है मालूम की है ये इसको इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं क्योंकि वो चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जनरल वे में हम फील्ड थ्योरी को मालूम करेंगे कि कैसे जो है एक उस फोर्स है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जिस एरिया और जिस रीजन में पाई जाती है वो एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया बन जाता है, वो पूरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो कैसे जो है हम किसी भी जगह पे अगर वो फील्ड मौजूद हो तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं और वो जो रीजन है वहाँ पे कितने चार्जेस हैं, वो किस जो है वो पैटर्न में वहाँ मौजूद हैं, यानी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वहाँ पॉइंट चार्जेस हैं या पूरी शीट है, पूरा वॉल्यूम है या लाइन है। तो लिहाजा हम इस सारी चीज़ को देखेंगे, लेकिन उसका आगाज़ करेंगे हम कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ बेसिकली सबसे पहले हमें उस फोर्स के बारे में बताएगा और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को जब मालूम कर लेंगे तो इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में कैसे मालूम कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इस चैप्टर के अंदर जो है हम जो भी स्टडी करेंगे हम ये कहेंगे कि हमारा जो भी मीडियम है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। ठीक है, हम आइडियलाइज कर रहे हैं तो हमारा मीडियम या फील्ड जो है वो वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो है वो जो कॉलम्स के एक्सपेरिमेंट की तरफ। और इसके पहले की बात अगर कही जाए तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते थे स्टैटिक चार्जेस, ये स्टैटिक चार्जेस के बारे में जो ग्रीक्स थे उनको पहले से पता था, लेकिन वो जस्ट समझते थे कि जैसे ये कोई चार्ज है या कोई वो इसको कई दफ़ा कुछ जो है वो इसको एक तरह से मैजिक भी समझते थे या कोई लाइफ फोर्स समझते थे। और उन्होंने ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये बेसिकली अंबर की तस्वीर है। और ये अंबर जो है ये बेसिकली जो फॉसिल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जिस तरह से ज़मीन के अंदर जो हैं वो कुछ आप पौधे और इस तरह से जानवर जो दबे रह जाते हैं कई सालों से, इस तरह से आपको पता है कि पौधों में जो है वो रीजन्स होते हैं जो उनमें से निकलते हैं। और वो जो रीजन्स हैं वो अगर किसी ऐसे फॉसिल वाले प्लांट से वो रीजन निकलता था उसको जो है अंबर कहते थे। और ये अंबर जो है इसको एज अ ज्वेलरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, एज अ जेम इस्तेमाल किया जाता था। तो वो क्या करते थे, इस एम्बर को जब किसी भी कपड़े से रगड़ते थे तो इस पे एक चार्ज आ जाता था जिससे आप जिससे वो किसी भी जो है ना आप कहें कि तिनके जितने भी थे या कुछ चीज़ें उसके साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती थी। लिहाजा उन्होंने क्या किया था कि एक स्मॉल पीस ऑफ एम्बर को क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कैसे जो अपनी स्लीव्स के साथ जो रगड़ते थे तो उसमें से एक वो या फिर वो फीदर्स की वो जो आप कहें कि परिंदों के जो पंख हैं, जो उनके पर हैं, उनके भी जो रेशे हैं वो भी उनको भी वो क्या करते थे, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे इस अंबर की तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंट्स 600 बीसी
पहले जो है ग्रीक्स जो है इसको कर चुके थे, और लेकिन उनका जो मेन इंटरेस्ट था ग्रीक्स का वो फिलॉसफी में था और लॉजिक में था, वो मंतक में और फ़लसफ़े में जो है वो काम ज़्यादा उन्होंने किया। उन्होंने जो है उन्हें अंदाज़ा तो था कि ये कुछ है, लेकिन उन्होंने कभी इस पे एक्सपेरिमेंट करके, यानी जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आप कोई फैक्ट्स और कुछ कैलकुलेशन और मेजरमेंट्स की तरफ जाते हैं, उन्होंने ये नहीं किया था। और अगर की जाए ये बात कि सबसे पहले जो है ये किसने जो है अट्रैक्टिंग इफेक्ट को जो है वो यही कहा जा रहा है कि पहले उसे एक मैजिक या लाइफ फोर्स ही समझा जाता था। तो सबसे पहले जिस बंदे ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो डॉक्टर गिलबर्ट था, और ये एक फिजिशियन था क्वीन ऑफ इंग्लैंड में। ठीक है, और बेसिकली ये एक बंदा अपने पेशे के एतबार से डॉक्टर था, लेकिन उस वक्त जो लोग थे वो मुख्तलिफ दूसरी फील्ड्स में भी काम करते थे, और उन्होंने जो है वो ये चीज़ स्टेट की थी सबसे पहले कि सिर्फ जो है आप कहें कि फीदर्स या जिस तरह क्या कहते हैं स्ट्रॉज या चफ, ये जो सल्फर हो गया, अंबर हो गया या ग्लास जिसको हम रगड़ते हैं और स्ट्रॉ या चफ उसके करीब चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है इन इसकी, ये सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि मेटल्स, वुड, लीव्स, स्टोन्स, ये ज़मीन, इवन पानी, ऑयल, हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। लेकिन मसला ये होता है कि वो चीज़ें हल्की होती हैं और उन पे अट्रैक्शन जो इफ़ेक्ट डालती है वो काफ़ी जो कहते हैं कि काफ़ी वाज़ेह होता है, और हमें पता चल जाता है कि ये अच्छा ये ग्लास या ये अंबर जो है ना, ये स्ट्रॉज़ को या फीदर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब वो मेटल को भी वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वेट ज़्यादा होता है या वो अपने हैवी वॉल्यूम की वजह से या वेट की वजह से वो जो है वो मूव नहीं कर पाती, लेकिन बहरहाल अट्रैक्शन वो कहता है कि दूसरी चीज़ों के लिए भी मौजूद होती है। और ये 600 में जो है वह 1600 में इन्होंने जो है वो ये डॉक्टर गिलबर्ट ने ये बात बताई थी, और उस ये डॉक्टर गिलबर्ट की तस्वीर भी एक जो है वो यहाँ शो हो रही है। तो इन्होंने आप समझें कि एक मतलब एक आप कहें कि एक नई बात की थी इस अट्रैक्शन के, और ये है जी वो मिस्टर कोलम। और मिस्टर कोलम जो थे वो बेसिकली फ्रेंच आर्मी इंजीनियर थे, और उनका नाम कर्नल चार्ल्स कोलम था। और उन्होंने काफ़ी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने क्या किया था कि उनके पास एक ट्विस्टेड बैलेंस था जो उन्होंने खुद बनाया था, और उस बैलेंस पे वो क्या करते थे कि स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो उसको क्या करते थे मेजर करते थे। बेसिकली वो देखते थे कि दो चार्जेस हैं और उन पे जो उन चार्जेस की वजह से वो एक दूसरे पे, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं, उन्होंने बेसिकली उस फोर्स को जो है क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन किया था। यानी सिर्फ ये नहीं कि फोर्स है, बल्कि उन्होंने मेजर किया था कि वो कितनी फोर्स है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दैट्स वाई जो है ये लॉ इतना फेमस हुआ, बहुत ज्यादा इसने इलेक्ट्रिसिटी की एक बुनियाद फ्राहम की इस फोर्स ने। और इसी असूल के तहत आप देखें जितने भी आज मोटर्स चलती हैं, जनरेटर्स चलते हैं, वो सारे उसी उसी असूल से बिजली पैदा होती है। ठीक है, और उन्होंने जो है वो अपना काम जो है वो काफ़ी लंबा काम किया, यानी उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने जो उनका जो काम उन्होंने बाद में पब्लिश किया वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता था किसके साथ, जो न्यूटन्स की ग्रेविटेशनल लॉ थी। यानी जिस न्यूटन ने कहा था कि इस ज़मीन में जो भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे दो ज़मीन और चाँद ले लें, चाहे ज़मीन और सूरज ले लें, तो ये हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान में एक फोर्स पाई जाती है। तो इस तरह से ये वो तस्वीर है उस जो है ट्विस्टेड बैलेंस की, जो कहा जाता है कि चार्ल्स कोलम ने इसको इस्तेमाल में लाते हुए जो है ये लॉ जो है इसको एक उसको उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको करके पब्लिश किया है। और अब ये लॉ क्या है, ये लॉ जो एक्सपेरिमेंट है वो ये कहता है कि आपके पास कोई से भी अगर दो चार्जेस हैं, तो उन दो चार्जेस जो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस के दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली इन दोनों चार्जेस की क्वांटिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो लिहाजा जितना दरमियानी फासला ज्यादा होगा ये फोर्स उतनी कम होती जाएगी, और जितना इन दोनों में से किसी एक की जो है वो चार्ज ज्यादा होगा उतनी ये फोर्स ज्यादा होती जाएगी। और कॉलम ने इसको स्टेट किया था,
और उसने कहा था कि अगर दो अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हों तो अगर और उन दोनों के दरमियान में वैक्यूम हो, यानी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों के दरमियान में जो है वो वैक्यूम है, तो लिहाजा जो फोर्स जो है एक्ट करेगी वो दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज टू चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बात करें r है तो फिर r स्क्वायर की जो है होगी। तो अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R2। F वो फोर्स है और जो Q1 है पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है और R बेसिकली उन दोनों चार्जेस का दरमियानी फासला है, लेकिन हम उसको यहाँ स्क्वायर लेते हैं। और K बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हमने प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को कांस्टेंट में जो है इक्वालिटी में बदल दिया है। अब इसमें यही बताया गया कि Q1 Q2 जो है ये पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस हैं और इसी तरह से R जो है वो सेपरेशन है और K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। मजीद अगर इस पे बात करें तो Q जो है उसको हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो Q जो है उसको कॉलम्स में मेजर करते हैं चार्ज में को। इसी तरह जो सेपरेशन है R डिस्टेंस है वो मीटर्स में मेजर किया जाता है और जो फोर्स F है वो न्यूटन में मेजर की जाती है। और इस हिसाब से जो है जो यूनिट है वो आपकी इसकी बनती है, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन बनती है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो K है उसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो इट्स एक्चुअली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब लें जी एक नई जो है टर्म 4 पाई, तो एक 1/4 पाई तो फिर से कांस्टेंट है, आप ये वैल्यूज जानते हैं, पाई जो है 3.14 तकरीबन इक्वल होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एक नई चीज आ गई है। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं और जीरो जो है बेसिकली नॉट को जाहिर करता है, ठीक है। और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ये बेसिकली जिस मीडियम में से वो फोर्सेस जो है या वो चार्ज जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पास होती है जिस मीडियम में से, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ मीडियम फ्री स्पेस है। सो उस फ्री स्पेस की ये जो आप कहें कि कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी जो कैपेबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो अपने आप में से गुजरने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को उसको जो परमिट करने की उसकी जो सलाहियत है, दैट्स कॉल्ड परमिटिविटी या फ्री स्पेस, और इसको एप्सिलॉन नॉट से जाहिर करते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है वो फैरड पर मीटर है, ठीक है, इसकी यूनिट फैरड पर मीटर है। और इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, किसके लिए, ज़ाहिर फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.854 इंटू 10⁻12 है। और इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1/36 पाई इंटू 10⁻9 फैरड पर मीटर इसकी जो है यूनिट है। अगर यूनिट के हिसाब से बात की जाए तो जो क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट है ये डायमेंशनलेस नहीं है, ज़ाहिर इसकी ये यूनिट है। और इसको हम जो है वो फैरड पर मीटर की बजाय कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन, ये बेसिकली इसको एसआई फॉर्म में आप एसआई यूनिट्स में ले आए। और आपको पता हो कि जो फैरड है वो एक्चुअली इक्वल होता है एसआई में कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो आप गौर करें कि अगर इसमें कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर को रिप्लेस कर दिया जाए फैरड से, तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो है वो फैरड पर मीटर में बदल जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये यूनिट फैरड पर मीटर में, क्योंकि फैरड जो है वो कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो है आपका जो कॉलम लॉ की जो नई शेप है, नई शक्ल है, वो कुछ इस तरह से बन गई है Q1 ओवर Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमने K की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया है, तो ये वो फोर्स है, ये वो इक्वेशन है जो हम बार बार इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स जो है ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, इसके साथ डायरेक्शन भी होती है। और हम क्योंकि पहले चैप्टर में से पहले वेक्टर्स को पढ़ चुके हैं, लिहाजा अब हम इसको उस शेप में देखेंगे कि क्या ये सिर्फ एक जो है मैग्नीट्यूड है या इसकी कोई डायरेक्शन भी है। तो हम इस चीज को अगले हिस्से में आके देखेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं
एक कॉलम के बारे में आपको बताता चलूं कि कॉलम जो है ये बहुत, अगर आप कहें ना वन कॉलम बहुत बड़ी फोर्स होती है, ये बहुत बड़ी फोर्स होती है। और आपको भी अगर इसका अंदाजा नहीं है तो आपको इस बात को जान के अंदाजा हो जाएगा कि एक जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ये दोनों बेसिकली इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल चार्जेस होते हैं। ऐसा यूनिट्स में बात की जाए तो ये चार्ज जो होता है ये 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है, यानी 10⁻⁻19 कोलम। सोचें कि ये कोलम का किस कदर छोटा हिस्सा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फर्ज करें इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, नेगेटिव ही सही, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वन कॉलम नेगेटिव चार्ज हो, वन कॉलम नेगेटिव चार्ज, तो आपको वन कॉलम नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? आपको अंदाजा है कि कितने चाहिए? 6 इंटू 10⁻18, 6 इंटू 10⁻18 बहुत बड़ी वैल्यू है। आप कह सकते हैं कि ये 6 मिलियन ट्रिलियन है। अगर आपके पास 6 मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, देन उनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास वन कॉलम माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कॉलम कितनी बड़ी जो है ना यूनिट ऑफ चार्ज है। यही वजह है कि जहाँ पे भी कॉलम आता है वो माइक्रो कॉलम्स में आता है, नैनो कॉलम्स में आता है, ठीक है। तो कॉलम्स लॉ शोज दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, वो कहता है कि अगर कॉलम्स लॉ के मुताबिक अगर आपके दोनों जो चार्जेस हैं उन दोनों की जो फर्ज करें जो चार्ज हो, अगर वन कॉलम हो जाए, यानी पहला चार्ज भी वन कॉलम है, दूसरा चार्ज भी वन कॉलम है, और उन दोनों के दरमियान में सेपरेशन है वो 1 मीटर हो जाए, देन जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? ये बहुत बड़ी फोर्स होगी। क्यों? ये फोर्स इसलिए बड़ी होगी कि आपने दोनों चार्जेस वन कॉलम ले लिए हैं और वो बहुत बड़े चार्जेस हैं, तो अब उन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला भी 1 मीटर है, वो भी ज्यादा नहीं है, तो लिहाजा जो फोर्स बन जाएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। और ये बहुत हैवी फोर्स है, ये तकरीबन 1 मिलियन टन है, ठीक है। तो इस कदर ये हैवी फोर्स बनती है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन जो है उसके चार्ज, उसका वेट कितना कम है, जो है उनका वेट बाकियों के वेट की निस्बत इसका वेट जो है मजीद किस कदर कम है, और उसका साइज भी काफी कम है। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट जो है ना, इसका जो मास है 9.109×10⁻31 kg इसका जो है मास है, और इसका रेडियस भी जो है 3.8×10⁻15 मीटर है, ठीक है। और ये बाकी जितनी भी प्रोटॉन हैं या लार्ज, और उनकी निस्बत जो है इसका रेडियस बहुत उनका इसकी निस्बत बहुत उनका रेडियस ज्यादा है, वो ज्यादा जगह लेते हैं और ये बहुत कम जगह लेता है। ये इक्वेशन फिर से आ गई है। इस इक्वेशन को देखते हुए अब हम थोड़ा सा इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। और हमें फोर्स को जो है वो हमें ये भी देखना है कि अगर फर्ज करें हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो ये जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में ये जो फोर्स पाई जाती है Q1 और Q2 के दरमियान में, तो ये फोर्स की एक लाइन बनती है, वो बेसिकली एक दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन होगी जो फोर्स की होगी। अब डिपेंड करता है कि दोनों एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं। अगर दोनों एक जैसे चार्जेस होंगे, यानी दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तो ये जो फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट इन लाइन एक्ट करेंगी, ठीक है। और अगर यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, दोनों को रिपेल करेंगी, दोनों को धकेलेंगी मुखालिफ सिमत में। और अगर आपकी दोनों फोर्सेस जो है ना ऑपोजिट हो जाएंगी, एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, ठीक है, उस सूरत में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाएंगी, लेकिन इनकी लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक ही होगी। और वो लाइन ड्रा करें तो वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन होगी, ठीक है। और अगर हम इसको देखना चाहें phet.colorado.edu से, उनकी कर्टसी से जो है ना मैंने कोशिश की है कि पता चल सके। मैं इसकी एनिमेशन आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो चार्जेस नजर आ रहे हैं, ये चार्ज Q1 है और ये आपका चार्ज Q2 है, ठीक है। ये Q2 चार्ज है, और इन दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू है वो आप देखें, दोनों पे 0 माइक्रोकूलम, दूसरे पे भी 0 माइक्रोकूलम है।
ठीक है। तो लिहाजा इन फोर्स याद रखें, फोर्स दोनों को मिला के एक ही होगी। Q1 पे Q2 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी 0 है, इसी तरह 0 न्यूटन है। जो Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है वो भी 0 न्यूटन है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है इसको कोई पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ। फर्ज करें मैं इसको 10 माइक्रो कूलम पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ। देखें इसका कलर रेड हो गया, लेकिन क्योंकि दूसरे पे कोई चार्ज ही नहीं है। और मैं अब क्या करता हूँ, दूसरे को भी 10 माइक्रो कूलम चार्ज दे देता हूँ। अब पहले पे भी 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, दूसरे पे भी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो देखें कितनी है, वो 1068.674 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, और ये काफी हैवी फोर्स है। और ये फोर्स के देखें एरोस जो हैं वो ऑपोजिट हैं। क्यों? ये दोनों का चार्ज जो है पॉजिटिव है, लिहाजा एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अगर मैं इसका चार्ज, पहले का चार्ज नेगेटिव जो है वो 10 माइक्रो कूलम कर दूं, तो देखें ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। और आप देखें ये जो सिंबॉलिकली ये जो रिपोर्ट्स से दिखाए गए, ये अब उनको जो है वो अंदर की तरफ जो है वो आपस की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़ना चाहते हैं। जबकि इससे पहले आप देखें कि ये उनको अंदर की तरफ धकेल रहे थे, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा ये भी देखें कि जितना मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ये जो वेक्टर है फोर्स का, इसकी लेंथ में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, और जितना मैं चार्ज की वैल्यू को देखें कम करता जाऊंगा, उतना ही जो है वो ये वेक्टर जो है इसका छोटा, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक लाइन में जो है ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है, और इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एक फिगर है, फिगर 2.1। ठीक है, जिस फिगर में हमने दो चार्जेस बताए, एक चार्ज जो है वो Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 जो है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे मौजूद है। और इसी तरह से मैं पॉइंटर को फिर से जो है वो Q1 R1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और Q2 जो है वो R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये Q1 और Q2 को जो मिलाने वाला वेक्टर है वो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर R12 कहलाता है, दैट्स इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अगर आप R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसके सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में आपको वेक्टर मिलेगा ये वाला कैपिटल R12, और ये वो वेक्टर है जो बेसिकली इन दोनों चार्जेस को मिलाता है। ठीक है, ये वेक्टर उसका जिक्र भी किया गया है। और Q1 और Q2 जो है वो चार्जेस हैं, और F2 जो है ये बेसिकली फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस के रिजल्ट में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये फोर्स जो है वो F2 है। और ये उसकी F2 की जो लेंथ है ये फोर्स की क्वांटिटी को जाहिर करती है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो जो डायरेक्शन से ये पता चलता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे मजीद चलते हैं। आप देखें अगर इस वेक्टर को हम जो है वो खोल के लिखें, तो अब हमने पहली दफा जो है कॉलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिखा है, और वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इस सूरत में क्या होगा, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगी, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन यहाँ पे जो उन दोनों का दरमियानी फासला है वो बेसिकली एक वेक्टर डिस्टेंस है। ठीक है, तो लिहाजा वेक्टर डिस्टेंस है, तो वो जो वेक्टर डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है वो तो R12 है, और उसका स्क्वायर हम ले लेंगे। लेकिन उसकी एक डायरेक्शन भी है, और ये डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पे हमें उसके लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, वो यूनिट वेक्टर A12 होगा, और वो A12 हमने यहाँ लिख दिया है। तो यूनिट वेक्टर के साथ लिखने से ये बेसिकली आप देखें हमने इसको बोल्ड कर दिया है, ये बेसिकली एक F2 वेक्टर बन गया। ये वही F2 वेक्टर है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको यूनिट वेक्टर जो A12 है, जो इसको अगर आप मालूम करना चाहें, तो हम पहले जो आप देखें कि यहाँ पे जो वेक्टर बयान कर चुके हैं कि ये जो वेक्टर है R12, तो ये एक्चुअली इक्वल है, आप इसी वेक्टर को अगर इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं
तो आपको पता है कि वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ये वेक्टर है और उसको अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने मैग्नीट्यूड के लिए या तो यहाँ पे आप ये मोड वाला सिंबल डाल दें, या फिर यह कि आप इसको बोल्ड किया हुआ था तो आप इसको वापस पे जो है वो बोल्ड हटा दें। तो ये भी बेसिकली एक जो है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, या मैग्नीट्यूड को इस अंदाज में जाहिर करें या फिर आप इस अंदाज में जाहिर करें, या अगर आप बार डालते हैं तो वेक्टर वाले पे बार डाल दें और इस नीचे वाले पे आप बार ना डालें, ताकि मैग्नीट्यूड और वेक्टर जो है इन दोनों को अलग किया जा सके। दूसरा अगर आप इस तरीका ये है कि हम इसको जो वैल्यूज लिखते हैं कि जैसे आपको पता है कि R12 क्या है, R2 माइनस R1, तो ये R2 माइनस R1 ऊपर पूरा वेक्टर में आ जाए और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आ जाए। इस तरह से आप यूनिट वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। यानी आपके लिए जो है वो ये वाली साइड जो है ये तो बिल्कुल ही मैथमेटिकली इजी है, आपके पास वैल्यू होगी Q1 की, Q2 की, 4 की, पाई की, एप्सिलॉन नॉट की, इन R डिस्टेंस आपको पता होगा। तो इस तरह से ये वाले हिस्सा तो आप आराम से मालूम कर लेंगे, और जो यूनिट वेक्टर वाला हिस्सा है उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा किसको, ये R2 माइनस R1 का वेक्टर पहले आप निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर को जब आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और उसकी वैल्यू जब यहाँ साथ में प्लेस करेंगे तो फिर आप फोर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई गई है, आपने इस एग्जांपल को जो है ना आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसको पहले गौर से देखें। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है जो 3 × 10⁻⁴ कॉलम है, और इसकी जो लोकेशन है ये M लोकेशन पे पाया जाता है, ठीक है। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो ये वेक्टर m होगा, m इज इक्वल टू 1ax कह लें इसको, 2ay या 3az, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह Q2 दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू जो है वो -10⁻⁴ है, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और ये जिस लोकेशन पे है ये n लोकेशन पे है, तो लिहाजा एक m लोकेशन पे है दूसरा n लोकेशन पे है, तो लिहाजा इन अ वैक्यूम, और ये वैक्यूम में है, और पहले भी हम वैक्यूम को इस तस्वर में ला रहे थे। तो अब हमने बेसिकली फोर्स मालूम करनी है जो कि Q2 पे Q1 अप्लाई कर रहा है, तो ये वही फोर्स है जो कॉलम की फोर्स है, और लिहाजा इसके लिए अब हमें अगर आप वैल्यूज को पुट करें तो आपके लिए जो असल इम्तहान है वो ये है कि इसके अंदर आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई है, Q2 की भी आ गई है, 4 आपको पता है, पाई का भी पता है, एप्सिलॉन नॉट का भी पता है, आपको दरमियानी डिस्टेंस मालूम करना है और ये वेक्टर से मालूम होगा, और इसके साथ आपने ये यूनिट वेक्टर सॉल्व करना है। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली R12 है, ये R2 माइनस R1 के इक्वल है, तो लिहाजा आप ये R2 माइनस R1 जो है ये सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला जवाब आएगा। फिर आप R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है ये मालूम करें। जब आपके पास मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे वो 3 है, फिर आप इस वेक्टर को इस मैग्नीट्यूड यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 1/3 माइनस 2/3 और इसी तरह फिर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो लिहाजा यहाँ आपने क्या किया, पहले चार्ज की वैल्यू पुट की, फिर साथ में दूसरे चार्ज की नेगेटिव वाली वैल्यू पुट की, फिर आपने 4 की वैल्यू, फिर आप पाई, फिर आपने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, फिर डिस्टेंस आपका 3 है, लिहाजा 3 का आपने स्क्वायर ले लिया, और साथ में आपने क्या किया, ये वो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसकी जो भी वैल्यूज थी वो यहाँ लिख दी। तो आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो ये आएगा, दैट्स -10ax प्लस 20ay माइनस 20z। आप इसको दूसरी वैल्यूज के लिए भी प्रैक्टिस करें, और बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो देखने का, और मजीद वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर सकें। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।